हाँ ज्यादा ही है मिस मैंने चेक किया था, इतना ज्यादा तो नहीं था जो टोटल बना था। सुभान साहब भी हैं, सुभान तो सुबह ही सुबह हो जाता है, अली सलमान, आमना भी हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आज का, अगर आपने पहले वाला चैप्टर सही से नहीं पढ़ा हुआ। पहले वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, याद है कुछ? जी मिस। क्या किया था पहले वाले चैप्टर का, नाम क्या था? लास्ट चैप्टर का नाम क्या था? मिस लास्ट चैप्टर का नाम पूछिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम पूछिए। लास्ट का मतलब जो अभी हमने फिनिश किया है, एक चैप्टर खत्म किया है ना। कुछ याद है क्या नाम था? कुछ तो पढ़ा होगा, सकीना, लाइबा, साथ, जी मिस। क्या क्या नाम, कोई कुछ तो याद होगा, कुछ एक टॉपिक ही बता दो। जी जी मिस, याद है वो हमने वो एलएम कर्व के वो फैक्टर्स किए थे। ISLM कर्व किया था मिस। एलएम किया था, फिर उसके बाद एग्रीगेट डिमांड पर आए थे, लेबर मार्केट किया जी मिस, था, फुल एम्प्लॉयमेंट माइक्रो वाला। के। ये जी टर्मिनोलॉजीज जी याद रखनी, क्योंकि अब खिचड़ी बनने वाली है नेक्स्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे ये क्या टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है। जो बेसिक आइडियाज आपको पता होने चाहिए कि हम कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करें। फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आते हैं जरा। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या चीज थी जी जनाब? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जहाँ पे आपके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट हो चुके होते हैं ऑलमोस्ट। फुल एम्प्लॉयमेंट तो बता दें डियर, कुछ भी नहीं याद? इस फुल एम्प्लॉयमेंट में वो होता है कि आपके पास जितने भी वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो पूरी प्रॉपर आवाज क्लियर नहीं तरीके है, से आवाज क्लियर यूटिलाइज हो नहीं है, चुकी होती हैं। आवाज क्लियर नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? लाउड बोलो थोड़ा सही सा। है। मीन्स जितनी भी रिसोर्सेज वो एलोकेट हो गई होती थोड़ा हैं। सा आपके पास जितनी, अब बेहतर है मिस, मिस जो हमारी मिस सोर्सेज होती हैं वो रिसोर्सेज बिल्कुल होती हैं सब इस्तेमाल हो एफिशिएंटली, जाती है। सही है। मतलब उनसे मैक्सिमम आउटपुट के लिए। अच्छा, और और कुछ प्राइजेस और वेजेस से कोई ताल्लुक नहीं था फुल एम्प्लॉयमेंट का? कुछ याद नहीं आ रहा? 3-4 दफा मैंने आपको बताया, वेजेस एंड प्राइजेस फुली एडजस्टेड होती है। ठीक है, कोई भी प्राइजेस और वेजेस में चेंज नहीं आता फुल एम्प्लॉयड जब भी आपके वर्कर्स होते हैं। लेबर मार्केट फुली एम्प्लॉयड होती है, तो आउट जो आपके पास नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है उसके ऊपर क्या होता है, फुली एम्प्लॉयमेंट होती है। और फुली एम्प्लॉयमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि कोई ना कोई जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। थोड़ा सा पोर्शन होता है जहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, बिकॉज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर लोग अपनी जॉब सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने करी थी। फिर हमने IS कर्व किया था, LM कर्व किया था, एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना सीखा था विद द हेल्प ऑफ IS LM कर्व। फिर हमने उसकी शिफ्ट में जनरली फैक्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि शिफ्ट करते हैं आपके एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट सप्लाई में फ़र्क था लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो था वो क्या था, दो कर्व थे ना। लॉन्ग रन में प्राइजेस एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन शॉर्ट रन में रिजिड होती हैं। ये हमने पढ़ी थी क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल एंड कीन्स अप्रोच को हमने स्टडी किया था, कुछ याद है? हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं और वर्टिकल हो जाती है आपकी लाइंस एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, जी मिस। याद है कुछ? मैं इतनी स्पीड में बोल रही हूँ, किसी को कुछ याद है? मिस आपकी आवाज बीच में कट रही है। आ,
जी अब आ रही है? इतनी देर से मैं बातें किए जा रही हूँ, म्यूट पे था ये। जी मिस, अच्छा अब आ रही है मिस। हाँ, मैं आपसे कही थी आप लोग अपनी बातें अपने कॉन्सेप्ट शेयर करते रहें, जो गलतियां हैं अभी क्लियर हो जाएंगी। हमने इंटरैक्टिव क्लास इसीलिए रखी है ताकि आप अपनी गलतियां जो हैं वो मुझसे शेयर कर लें, बाद में फिर एग्जाम में गलतियां करें या जहन में कोई गलती लेके जाएं, बेहतर है अभी हम डिस्कस कर लें। तो आप रिस्पॉन्स करते रहें मुझे साथ साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको सही भी बात समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, मैं रिपीट काफ़ी कर रही हूँ चीज़ों को, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी बच्चे के समझ में ना आने में टाइम लगे, तो बेहतर है आप मेरे साथ जो है वो इंटरेक्ट करते रहिए बीच बीच में। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज, हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, चैप्टर 18 ओ 12 आई मीन। इसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है वो फिलिप्स कर्व है, जो कि रिलेशनशिप बताएगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का, और फिर कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और हम इसके बाद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। अगर टाइम मिला तो टाइप्स एंड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और चैप्टर रह गया है, वो हमें थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से एक्सचेंज रेट के ऊपर है वो, तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उससे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करके ये चैप्टर आज मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर लें। जी किसी का सवाल तो नहीं है? ये लास्ट एक चैप्टर और है वजाहत, थोड़ा सा क्विक रिव्यू करा दूंगी, कम से कम बेसिक आइडियाज़ आपको आ जाएं एक्सचेंज रेट और दूसरी उन चीज़ों के। ठीक है, तो इसलिए बस थोड़ा सा इसको हम पूरा नहीं कवर करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा आज हम मैक्सिमम उतना कवर करेंगे। ठीक है वजाहत? अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ये क्या है एक्चुअली, इसके ऊपर बहुत रिसर्च होती है, आपको पता है दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं इकोनॉमी के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट होना भी और इन्फ्लेशन भी आपके लिए दोनों एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्विन ईवल, दोनों की एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है हमारे लिए, एक ईवल ही है एक तरह से, कि अगर अनएम्प्लॉयड लोग तो आपको पता है काम नहीं है फिर किस तरह से होगा, और इन्फ्लेशन भी आपके लिए एक तरह से बहुत इन्फ्लेशन भी आपके लिए क्या होती है, डेंजरस। तो इसका क्वेश्चन रेज किया गया था बहुत पहले, ठीक है 1950s 60s में, उस वक्त स्टडी की गई थी और उसमें देखा गया था कि ये इन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो 97 जो है ईयर्स का डेटा लिया गया था ब्रिटिश का, ठीक है ब्रिटेन का। वहाँ पर उन्होंने एनालाइज किया था डेटा लेकर कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अच्छा, अब ट्रेड ऑफ पहले बता दें क्या चीज़ है। मिस, जब हम किसी एक चीज को एक्वायर करते हैं तो उसके लिए हमें जो दूसरी चीज गिव अप करनी पड़ती है, जो वैल्यू दूसरी अगर चीज की हमें गिव अप करनी पड़ती अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करना है तो हमें इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा। नेगेटिव रिलेशनशिप जैसे डिमांड का था प्राइस एंड क्वांटिटी का, इसी तरह से यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशनशिप आपको ये बताता है कि जैसे जैसे आपकी वो बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। रिवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी हाई इन्फ्लेशन। समझ आ रही है आपको मेरी बात? यस मिस। ठीक है, तो Yes, दोनों इवल है हमारे लिए, और दोनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी की कॉस्ट एक की कॉस्ट दूसरी को पे करनी पड़ेगी। अगर आपको इन्फ्लेशन कम करनी है तो उसके लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेटिस्टिकली प्रूव हुआ था ब्रिटेन में, फेडमैन फिलिप्स ने इसको प्रूव कहा था। ठीक है, और इसका नाम फिलिप्स कर्व इसीलिए रखा गया है। ये शॉर्ट रन में तो एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग रन में ये नहीं करता, उसकी हम बाद में चीजें पढ़ेंगे। अभी हम पहले बनाना सीखते हैं कि इसका किस तरह से ये बनता है। ठीक है, आपको याद है एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर में किया था। एग्रीगेट डिमांड जब कर रहे थे, जब हमने कहा था मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो वो प्राइजेस भी सप्लायर बढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है, ऐसा कुछ किया था। मिस याद नहीं है ऐसा कुछ। नहीं याद आप लोगों को? लेट मी सी,
चैप्टर में कौन से सा दोनों चीजें था? सेम टाइम पे मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है इनके बीच में? 9 चैप्टर। अगर आपको मैं 1 मिनट ज़रा सा क्विक रिव्यू कर दूं ताकि कनेक्शन बन जाए आपका, फिर बिला वजह के लिए मैं देख लूँ, पता चला मैंने बताया भी ना फिर, और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, याद है कि प्राइजेस जो है वो एग्जैक्टली अमाउंट में बढ़ जाएंगी इसमें। चलो मैं दोबारा इसमें चैप्टर में बताती हूँ, ठीक है? इसी में बताते हैं। अच्छा, क्या बता रहे थे? अच्छा, अब आपके पास जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी वो आएंगी अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। लिख लें इसको कहीं, मेरे पास बोर्ड खोलूं मैं। पहली चीज आएगी आपके पास, जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो आएगी अनएंटिसिपेटेड, यहाँ पे एंड अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन से क्या मतलब लगता है आपको? मींस जो फोरकास्ट ना कर सके हम पहले से बताना। बिल्कुल, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, ठीक है? ये क्या है आपके पास? एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड का डिफरेंस, ठीक है? क्या है ये? उधर उठा के रख देना चाहिए, ये वाला एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, ठीक है? आपने जो है, हम इसको 2 तरीके से स्टडी करेंगे, 2 स्टेप्स में इस डायग्राम को स्टडी करेंगे। एक तो होगा जब आपके पास जो है वो जितनी एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन होगी, और दूसरी होगी अनएंटीसिपेटेड, ठीक है? इसको मैं अभी इसको इसी टर्मिनोलॉजी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? और दूसरी टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन actual and natural rate of unemployment, ठीक है? अगर यहाँ पर एक्चुअल ग्रेटर है, एक्सपेक्टेड से, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। क्या? अनएंटिसिपेटेड पॉजिटिव है, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। और अगर यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, अभी डायग्राम्स में चीजें फिर मिक्स हो जाएंगी आपके पास, ये आपके पास होना चाहिए कहीं पर, ठीक है? लेस है तो ये है नेगेटिव, एक्सपेक्टेड तो नहीं होगा, यहाँ पर नेचुरल होगा, ठीक है? ये चीजें अब आपको कंफ्यूज करेंगी थोड़ी सी। ये मिस इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव पास अनएंटिसिपेटेड कहीं लिखा था या सेव होना, मैं इसको कॉपी कर दूंगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। मिस ये when actual is less than natural इसका मतलब क्या है? एक्चुअल इज लेस देन तो एक्सपेक्टेड होगा ना? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भाई। एक्चुअल और नेचुरल एक ही चीज नहीं हो गई? एक्चुअल और नेचुरल एक नहीं होता ना। नेचुरल के ऊपर तो आपके पास फुली एम्प्लॉयड पीपल होते हैं, लेकिन एक्चुअली थोड़ी होते हैं। कभी कभार एक्चुअल और नेचुरल डिफरेंट होता है, ठीक है? एक्चुअली हो सकता है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, और नेचुरली जो है वो आपको होना कम पे चाहिए था, ठीक है? अभी हम डायग्राम करते हैं तो उसमें आपको समझ आ जाएगा।
पहली डायग्राम क्या है, ऑगमेंटेड फिलिप्स एक्सपेक्टेड। ये पहला हम केस पढ़ेंगे जहां पर हम देखेंगे कि आपकी जो है अनएंटिसिपेटेड और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, जीरो। दोनों अनएंटिसिपेटेड और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो जीरो है। कैसे? ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व है लॉन्ग रन, जो बिल्कुल वर्टिकल होता है बिकॉज लेबर फुली एडजस्टेड होती है प्राइजेस और फुली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप होते हैं। ठीक है, ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके थे। ये है आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व, यानी कि आप अपनी आउटपुट बढ़ा सकते हैं अगर आप प्राइसेस को बढ़ाएंगे एक सर्टेन लेवल के ऊपर तक। ठीक है, और ये डिमांड कर्व है जो कि आपको तमाम ISLM से मैंने कहा था, मनी मार्केट इसके ऊपर इक्विलिब्रियम पर है और आपकी गुड मार्केट भी इसके ऊपर इक्विलिब्रियम पर है। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने यहाँ से जनरेट किया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, पहले आपके पास जो पॉइंट आया है ई इंटरसेक्शन का, यहाँ पर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में आपकी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड है। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास ये पॉइंट है जहां पर आपकी लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में पूरी मार्केट ISLM, ठीक है, गुड मार्केट और मनी मार्केट, वो क्या है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ये मनी मार्केट भी है यहाँ पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर है और आप फुली एम्प्लॉयमेंट पर जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है, मिस जो डिमांड है, ये जो डिमांड है वो मॉनेटरी की भी है और कंजम्पशन की भी है। जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एग्रीगेट डिमांड के अंदर ISLM था, याद है जैन? जी मिस, जी कुछ याद करें, थोड़ा- ISLM चीज थी, उसके थ्रू हमने बनाया था और हमने कहा था गुड मार्केट की ये बात है और मनी मार्केट की ये बात है। IS स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग, LM स्टैंड फॉर लिक्विडिटी मार्केट। यहाँ पे मनी डिमांड मनी सप्लाई देखा था, यहाँ पर हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट देखा था। थोड़ा सा चैप्टर Okay, आपको miss. पीछे वाला देखना जी, पड़ेगा। miss. ठीक है, Okay. इसीलिए मैं कह रही थी हर चैप्टर कनेक्टेड है, तो प्लीज आप चैप्टर सही से समझ लें ताकि आप आगे चलना आसान हो जाए। अच्छा खैर, अब मनी मार्केट क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के साथ लिंक्ड है, अगर आपकी हर साल मनी जो है इंक्रीज की जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपकी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी। ये हमने पिछले उसमें पढ़ा था चैप्टर्स में कि मनी सप्लाई की जो है साथ साथ आपकी प्राइसेस भी बढ़ा दी जाती हैं। तो मनी सप्लाई जो है, जैसे अगर आपकी बढ़ी मार्केट स्टेट बैंक में बढ़ाई 10% से, तो आपने क्या कहा, कंज्यूमर्स को पता था, प्रोड्यूसर्स को पता था कि इस साल मनी सप्लाई बढ़ेगी, उन्होंने एग्जैक्टली उसी अमाउंट से प्राइजेस बढ़ा दी। 10% से 100 का 10% इज 110। ठीक है, 100 का 10% इज 110। जैसे ही आपकी वो बढ़ाई, क्या कहते हैं, मनी सप्लाई बढ़ाई, IS कर्व भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी एग्जैक्टली 10 से शिफ्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं आपका जो एंटिसिपेटेड, ये अनएंटिसिपेटेड क्या है, जीरो। आपको पता है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी, आप यानी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड इन प्राइस, जो भी आपके पास प्राइस लेवल है। ठीक है, तो आपके पास अनएंटिसिपेटेड इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्कस कर रहे हैं जहां पर एक्चुअल और नेचुरल में फर्क होगा। ये आपके पास नेचुरल जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल नेचुरल। जैसे ही आपकी वो बढ़ी तो प्राइसेस होने की वजह से कोई भी आपके पास शॉर्ट रन में जो है वो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आ रही आपको। ठीक है, एग्जैक्टली प्राइसेस बढ़ा दी गई, कोई भी कर्व इधर आपको कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, इधर आपको नहीं लग रहा कि थोड़े अरसे के लिए जो है लोगों ने अपनी प्राइसेस कम रखी हो बाद में बढ़ाई हो। तो इस लिहाज से आपकी एग्जैक्टली सेम अमाउंट में जो है एक्चुअली और नेचुरली जो है आपने अनएम्प्लॉयमेंट की शिफ्ट होगी। ये बात आपको जब समझ आएगी नेक्स्ट ग्राफ जब करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैम आ रहे हैं इसको मैं। मैम मेरा क्वेश्चन है एक, जी पूछिए। जैसे हम यहाँ प्राइस बढ़ा रहे हैं तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और उसमें इन्फ्लेशन में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं मींस बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो वो
अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों नहीं हो रही है? ये आपके पास यहाँ पर जो है जो फिलिप्स कर्व है वो वैलिड नहीं है, ये ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास जब आएगा ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व जब आपके पास नेगेटिव लोग मिसपरसेप्शन होगी, मिसपरसेप्शन थ्योरी के ऊपर आएगा अनएम्प्लॉयमेंट कर्व। अभी बताते हैं आपको, मैंने इसलिए कहा था आप थोड़ा सा सब्र कर लें, नेक्स्ट डायग्राम आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर कर देगी। मैं इसको रब कर दूं, जरा सा सब्र कर लें। ये तो आपको मैंने बताया जब आपके पास जीरो थी, अनएंटिसिपेटेड और साइक्लिकल जो है वो जीरो थी। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ये ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आएगा नेगेटिव रिलेशनशिप, वो कैसे? पहले आप जो थे वो कहाँ पे थे? फुली एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर, ई के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता है हर साल 10% आपकी जो है वो बढ़ती है मनी सप्लाई। तो जो क्या हुआ, मनी सप्लाई 10% बढ़ती है, तो एग्रीगेट सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने क्या कहा, सिर्फ 10% जो है अपनी प्राइजेस को बढ़ाया, ठीक है। 10% अपनी प्राइजेस को यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है। तो उनका ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ये ओल्ड है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, मनी सप्लाई 10% की जगह 15% इंक्रीज हो गई, अनएंटिसिपेटेड मनी सप्लाई आपकी इन्फ्लेशन हुई है, ठीक है। तो आप थोड़े टाइम के लिए तो फुली एम्प्लॉयमेंट लेवल से जो है वो ज्यादा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। थोड़े अरसे के लिए तो आप नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा, और आप नेगेटिव रिलेशनशिप अकर करेंगे, ठीक है। थोड़े अरसे के पहले आपकी प्राइसेस क्या बढ़ जाएंगी, 13%, लेकिन कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स ने बढ़ाई कितनी थी, 110। बाद में क्या होगा, जो है आपने क्या करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आने के लिए फिर बाद में प्राइसेस एडजस्ट होंगे, और आप तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर। समझ आ रही है आपको? हेलो हेलो, जी मिस, आ रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जी मिस थोड़ा थोड़ा आ रहा है मिस, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। समझ आ रही है? एक सेकेंड, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव। एक्चुअल आप मनी सप्लाई बढ़नी 10 से थी, बढ़ गई 15 से। एग्जैक्टली प्राइजेस 15 से नहीं बढ़ी है, देखें आप, क्योंकि उनको पता ही नहीं था प्राइजेस 15% से मनी सप्लाई बढ़ने वाली है। बाद में उन्होंने कैलकुलेट किया और पता किया कि शॉर्ट टर्म में उनका लेवल ऑफ जो है वो आपका इंक्रीज हुआ। इस वजह से हम कह रहे हैं देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ठीक है। मैं इसको रिमूव करूँ, सही है। अच्छा जनाब, इस जो प्राइसेस में चेंज ये आया थोड़ा था सा वो तो राइट मुझे अप है, समझ अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है नेगेटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पढ़ने के लिए वो इसको पढ़ सकते हैं। बाद में जिनको मसला आएगा कि किस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं और क्या है, वही सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप इसको पढ़ लें, इफ द मनी सप्लाई हैज बीन ग्रोन बाय 10% per year for a long time and is expected to continue by 10%, the expected price is increased by each 10 year, ठीक है। मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ, हर साल 10% से बढ़ी है, लेकिन अब क्या हुआ है, एक्चुअली इंक्रीज बाय 15% rather than by expecting 10%। तो आपका जो कर्व है वो ओल्ड की जगह न्यू कर्व बनेगा, और आपकी जो है प्राइसेस वो 113 हो जाएंगी, ठीक है। प्राइस लेवल 13% इंक्रीज हुई है rather than 10%, और अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन 3% इंक्रीज किया गया है ईयर 2 में। 3% कैसे, एक्सपेक्टेड 10% था लेकिन बढ़ा 13%, तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस 3% आ रहा है, और आपका आउटपुट जो है वो क्या है, हायर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव
अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से मैथमेटिकली लिखा जा रहा है। समझ में आ गया मिस। पाई जो है आपके पास इन्फ्लेशन है और यू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एक्चुअल और नेचुरल का डिफरेंस अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसे लिखा जा रहा है, ये आपके पास एक्चुअल है, ये आपके पास नेचुरल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ई के साथ है, आई जो एच जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जो कि आप देखेंगे जो भी रिलेशनशिप शो करेगा। ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है कि कितने परसेंट से, 2% से 3% से, अगर आप ये डिफरेंस होगा तो 2% से इसमें ये आवाज बहुत कट रही है। इंक्रीज हो रहा है 1% से, तो ये इंक्रीज हो रहा है। जो भी होगा उस ये नंबर एक्सप्लेन करेगा, जैसे आपके पास स्लोप होता है, इस तरह से एक्सप्लेन करती हैं चीजें। ये वही एक चीज है जो कि आपकी स्लोप को एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। द शिफ्टिंग ऑफ IS फिलिप्स कर्व, ठीक है। ये नेगेटिव देखें, एक्सेस देखें, सबसे पहले आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे इन्फ्लेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये देखें PC1, जहाँ पे इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 3% थी। आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% पे 3% इन्फ्लेशन थी। जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी मीटिंग खत्म होने वाली है, ये देखिए नेगेटिव मिस जो PC1 का जो कर्व है कम करेंगे, मिस ये मिस जो PC1 का जो कर्व है वो क्या शो कर रहा है? चंदा आवाज नहीं आ रही जी, बोलिए। मिस जो PC1 का जो कर्व है वो क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव, ये फिलिप्स कर्व है, नेगेटिव रिलेशनशिप ये बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखिए अच्छा मिस, इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ जो है, हमने ठीक है मिस। पीछे पूरी स्टोरी करी है उससे जी हमने मिस, जी ड्राइव ये मिस। किया है, ठीक है। पीछे हमने पूरा स्टोरी हमने करी है ना कि साइक्लिकल नेगेटिव होगी, जी साइक्लिकल सब क्या, कुछ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन क्या, ये सब कुछ अब मुझसे पूछिए साइक्लिकल क्या होती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड नेचुरल रेट ऑफ जी अनएम्प्लॉयमेंट। जी जी तो एक्चुअल जो होती है वो नेचुरल से कम होती है, इसका मतलब नेगेटिव होती है। जी और एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन वो होती है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, उसमें ऐसा होता है कि एक्चुअल ज्यादा होती है एक्सपेक्टेड से, तो वो पॉजिटिव होती है। एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे पंखा, मिस आपको आवाज आ रही है? जी दोबारा बोलिए। मिस आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब बोलिए। हाँ मिस, आपने पूछा ना कि एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन क्या होता है और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, तो वही बता रही थी मिस। जी जी सही बताया, ठीक है। मैं आपको से पूछ रही थी, आप मुझसे क्या पूछ रही है, मुझे लगा आप कोई क्वेश्चन कर रही है मुझसे। नहीं, वो मुझे मिस वो कर्व का पूछना था कि ये फिलिप्स, हाँ आपने मैं बता बता, दिया फिलिप्स फिलिप्स कर्व कर्व है। रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, ये सब हमने ड्राइव वहां से किया जो हमने लास्ट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट करा था, ठीक है। और हमने ये स्टडी किया कि अगर 6% आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन क्या आएगी, 3%। अब क्या होता है, अगर आपको कांस्टेंट रखना है अपना अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, तो अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई के अदर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कर्व शिफ्ट किया जाता है। तो सेम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 3 से 12 हो जाए तो कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, हम एक्चुअल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर इसमें चेंज आ जाए तो कर्व क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा बिल्कुल पैरेलल, और आपकी इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। सही अदर फैक्टर है जिसकी वजह से कर्व जो है वो शिफ्ट किया गया है।
आपने पढ़े ना, बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे डिमांड के इनकम फैक्टर था ये, तो कर्व सिर्फ उसी वक्त शिफ्ट होगा जब आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 3 थी, एक्सपेक्टेशन आपकी 3 से बढ़ के क्या हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है। और आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा उस वक्त, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर, जैसे पहले वाले कर्व में हमने डिस्कस किया था अनएंटिसिपेटेड इसके ऊपर, ठीक है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा बोरेंगे लेकिन चलें। समझ आ रहे हैं फिलिप्स जी का? समझ जी मिस समझ आ रहा है। समझ आ रहे हैं। जी मिस। नेक्स्ट अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपके पास नेचुरल रेट इंक्रीज हो जाए आपका किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो इन्फ्लेशन क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। ये कर्व तब भी शिफ्ट हो जाएगा जब नेचुरल रेट जो है वो बढ़ जाए, एक्चुअल नहीं नेचुरल, ठीक है, एक्चुअल नहीं नेचुरल। जब नेचुरल में जो है आपकी चेंज आ रहा है तब इन्फ्लेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट, और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो इजाफा होगा, ठीक है। ये देखें आपकी एक्सपेक्टेशन सेम है यहाँ पर किसकी, इन्फ्लेशन की, ठीक है, लेकिन आपका जो है वो नेचुरल रेट जो है वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कर्व शिफ्ट किया गया, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका कर्व चेंज हो जाएगा, एक एक्सिस को आप कांस्टेंट रखेंगे जब। अच्छा जनाब, ये हो गया, इसको क्लियर करते हैं। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमेशा इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, ओवर और अंडर एस्टिमेट नहीं की जाती। कभी कभार क्या होता है, आपका एक्चुअल और लॉन्ग रन क्या होता है, इक्वली रहता है, ठीक है। लॉन्ग रन में आप जो है वो कुछ भी कर लें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप कुछ भी नहीं आता नेचुरली, लॉन्ग रन नो रिलेशनशिप, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कुछ भी हो, लॉन्ग रन में प्राइसेस जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकती आपके अनएम्प्लॉयमेंट को, लॉन्ग रन में प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर सकती आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कुछ भी इन्फ्लेशन हो, लेकिन आउट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका क्या रहेगा, फुली जो है वो एडजस्टेड होगा, ठीक है। ये लॉन्ग रन में रिसोर्सेज फिक्स्ड हो जाती है इसलिए, सॉरी, लॉन्ग रन में रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड हो जाती है इसीलिए जी, यूटिलाइज हो जाती है। रिसोर्सेज आपके पास सबको पता चल जाता है, जॉब सबको पता चल, फ्रिक्शनल जो है वो आउटपुट लेवल पर आप आ जाते हैं, फ्रिक्शनल सबको जॉब मिल जाती है। इस तरह से लॉन्ग रन में आपके पास इन प्राइजेस का इफेक्ट नहीं आता आपके किसी भी वेरिएबल के ऊपर, चाहे वो आउटपुट हो चाहे वो कुछ हो, प्राइजेस जो है वो न्यूट्रल हो जाती हैं, ठीक है। प्राइजेस का थोड़े अरसे के लिए तो इफेक्ट आप देख सकते हैं मार्केट में, लेकिन प्रोडक्टिविटी और चीजें जो है वो आपकी लॉन्ग रन में अफेक्ट नहीं होती क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन से, ठीक है। इन प्राइसेस जो है थोड़े अरसे के तो आपको आपकी ग्रोथ दिखा देंगी आपको, लेकिन ज्यादा अरसे के लिए जो है वो अच्छा तो कर लो। एक सेकेंड, आवाज हुई। अच्छा, अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, पहले तो सबसे प्रॉब्लम आती है अनएम्प्लॉयमेंट की लॉस ऑफ आउटपुट, आउटपुट जो है आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोडक्टिविटी आप लोगों की कम होती है। दूसरी आती है मोर लेजर टाइम, जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तब आपके पास जो है फारिग ज्यादा बैठते हैं, ठीक है, फारिग ज्यादा बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आप काम जो है वो नहीं कर सकते, कॉस्ट है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। हाउ बिग इज द आउटपुट कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने पहले चैप्टर में भी किया था कि आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशनशिप है, हमने ओकन्स लॉ पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि अगर आपका नेचुरल आउटपुट एंड
जो एक्चुअल आउटपुट ये हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, याद है कुछ? फर्स्ट चैप्टर में ओकन्स लॉ क्लास जी मिस, ये हमने पढ़ा था ओकन्स लॉ, है ना, उसमें हमने पढ़ा था जी कि मिस। अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आउटपुट आप बढ़ा रहे हैं, तो 2% से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है 2% से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो इफेक्ट होगी, चेंज आता है उसमें। ठीक है। नेगेटिवली रिलेटेड था ये, दोबारा से अब क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए दोबारा से इसको लिंक किया है आउटपुट के साथ कि कितना बड़ा डिफरेंस आएगा आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट का। वो आएगा आपके किसके हिसाब से, इस वाले रिसर्च के हिसाब से, ठीक है। ये ओकन्स लॉ ने प्रूव किया था कि जो है आपका लॉस होगा 2% से अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये अब 1 मिनट से कम वीडियो वो रह गई है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, 1-2 टॉपिक के बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मेजरिंग द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे मेजर करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक सवाल है, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स क्या देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को देखते हैं, फिर वहां से आपका नेचुरल रेट और जो है वो निकालते हैं कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है स्टेट बैंक और वगैरह। तो ये पॉलिसी, ये आप समझ रहे हैं, सिर्फ ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकली इसके ऊपर बहुत काम किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है और इसको बनाया जाता है, ISLN के ऊपर काम होता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इन्फ्लेशन की, एक तो सबसे बड़ी आती है परफेक्टली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और